Hello and welcome to my channel. This is Smriti Tripathi. Today we are going to discuss on the topic of basic accounting principles, concept and convention. यह हमारा सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है. सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर. What is accounting? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing financial transaction. यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा. So accounting क्या है? Accounting जो है वह एक आर्ट है जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और समराइज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को. Accounting is the process of identifying, measuring, communicating economic information to make decision. यानी जितने भी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होते हैं बिजनेस में उनको आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना और कम्युनिकेट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है हमारा अकाउंटिंग. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नीडेड टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस. यानी जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं बिजनेस में, जो भी फ्यूचर डिसीजंस लिए जाते हैं बिज़नेस के, उन सब के लिए जितनी भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जितनी भी डेटा की ज़रूरत होती है, वो सारा डेटा जो है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड डेटा जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करने का फंक्शन जो है वो हमारा अकाउंटिंग का है. तो अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या क्या हुआ? सबसे पहला फंक्शन हुआ अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा. यानी जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उन सबको रिकॉर्ड करना, देन क्लासीफाई करना, देन समराइज करना, उसके बाद से आता है एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना और लास्ट में इन सब के बेसिस पे डिसीजंस लेना और उन डिसीजंस को कम्युनिकेट करना. तो ये जो है वो गए हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. Basic accounting principles. Accounting principles are the rules and guidelines that a company must follow when reporting financial data. यानी जब भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल डेटा की रिपोर्टिंग करती है तो उस टाइम पे वो जितने भी रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइन को फॉलो करती है उन सब को हम बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइन है जिसको कि एक कंपनी जो है वो फॉलो करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय और उसकी रिपोर्टिंग के टाइम पे. द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसको शॉर्ट में FASB भी कहते हैं, इशूज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर टू एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको कि शॉर्ट में हम गैप बोलते हैं. यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उसको इशू करता है, जिसे शॉर्ट में गैप कहते हैं और जिसका फुल फॉर्म बनता है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अब इतना तो पता चल गया कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त कुछ रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन को जो है वो कंपनी फॉलो करती है. तो ऐसा करती क्यों है कंपनी? इन ऑर्डर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल, एक्सेप्टेबल, comparable, consistent, reliable and unbiased, it is necessary that a uniform system of accounting based on generally accepted accounting principle is followed. यानी जितना भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर होता है वो सब कुछ मीनिंगफुल हो, ईजिली अंडरस्टैंड करने के लायक हो, लोग अच्छे से उसको आसानी से समझ सके, एक्सेप्टेबल हो, कंपेरेबल हो. इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो वो अनबायस्ड हो और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो, यानी कि सेम टाइप का जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो सारी कंपनीज जो है उसको फॉलो करे ताकि उसमें सिमिलैरिटी हो और उसे ईजिली जो है कंपेयर किया जा सके और लोग उसे अंडरस्टैंड भी कर सकें. अगर बहुत सारी कंपनीज है वो हर कंपनी अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अलग अलग तरीके की जो है वो रिपोर्ट जो है वो आएगी, फिर उसका कंपैरिजन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए इस तरह की स्टैंडर्ड बनाया गया है कि कंपनियां जो है अनबायस्ड होकर के एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अगर फॉलो करेंगी तो उनके बीच में कंपैरिजन करना, उनकी कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी जो है वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इसलिए जो है इन प्रिंसिपल्स को जो है वो फॉलो करना होता है कंपनीज़ को. नेक्स्ट बात करते हैं अब कौन कौन से ये प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट है. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसका बेसिक ये है कि जो बिज़नेस होता है और बिजनेसमैन जो होता है ये दोनों दो अलग अलग पर्सन है. यानी जो हमारी कंपनी है वह एक आर्टिफिशियल पर्सन है, प्लस जो बिजनेसमैन है वो अलग एक इंडिविजुअल पर्सन है और इसी को माइंड में रख के जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. A business and its owner should be treated separately as for
एज देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कंसर्न, यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें बिजनेसमैन को मतलब उसमें जो ओनर है और बिजनेस है उसको सेपरेट ट्रीट करना है, उसको सेम पर्सन जो है वो नहीं ट्रीट करना है। यानी कि अगर सपोज़ करते हैं कि जो ओनर है कंपनी का, उसने कुछ पैसे कंपनी से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, तो वो जो है वो कंपनी का खर्चा नहीं माना जाएगा, कंपनी के इंटरनल यूज़ में वो पैसा खर्च नहीं होगा, उसे जो कंपनी उसे कंपनी जो है एज अ लोन ट्रीट करेगी कि उसने किसी थर्ड पर्सन को लोन दिया है, भले वो कंपनी का ओनर ही क्यों ना हो। तो इस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा, यानी कंपनी के लिए वो एक खर्चा हो गया और ओनर जो है उसकी लायबिलिटी है कि वो ओनर की जो पर्सनल लायबिलिटी है कि वो उसका जो है वो पेमेंट करेगा। तो ये हो गया सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी ओनर जो है वो अलग है और बिजनेस जो है और बिजनेस का पूरा जो एक्सपेंस है वो अलग है। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, यानी जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी ट्रांजेक्शन्स है जिसको मनी में आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो, उन्हीं को जो है आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होंगे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, उसी को जो है आप बिजनेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फॉर एवरी क्रेडिट अ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट इज मेड, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट ओनली विथ डुअल एस्पेक्ट्स, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसके दोनों एस्पेक्ट्स को जो है वो बिजनेस में उसकी एंट्री की जाएगी। जैसे कि सपोज़ करते हैं अगर कोई फर्नीचर बिजनेस में ख़रीदा जा रहा है, सपोज़ करते हैं कि कोई फर्नीचर ख़रीदा जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब फर्नीचर ख़रीदा जाएगा तो फर्नीचर आएगा, उसके बदले में आप कुछ पेमेंट करोगे। तो जब डुअल एस्पेक्ट्स क्या कहता है कि आप इन दोनों ही चीज़ों की एंट्री जो है अपने बिजनेस में करोगे, यानी पैसा जाने का भी एंट्री करोगे प्लस फर्नीचर आने का भी, यानी कि सिर्फ फर्नीचर आ गया तो आप एसेट्स में उसको शो कर लोगे और पेमेंट करने की एंट्री जो है वो नहीं करोगे, या सिर्फ पेमेंट की एंट्री करोगे, एसेट्स को उसको शो नहीं करोगे। तो ये डुअल एस्पेक्ट्स कहता है, यानी जितनी भी एंट्रीज़ होगी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, उसको जो है उसके दोनों जो एस्पेक्ट्स होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है द फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो भी फिक्स एसेट्स होंगे उनको उनकी कॉस्ट प्राइस पे ही जो है वो बिजनेस में उसकी एंट्री की जाएगी। यानी सपोज़ करते हैं कि अगर कोई फर्नीचर जो परचेज़ किया जा रहा है और उसकी कोई भी मशीनरी सपोज़ करते हैं परचेज़ की जा रही है और उसकी जो कॉस्ट है वो उस वक्त 5 लाख है, बट उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 7 लाख है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, क्या है। अगर आप जब परचेज़ कर रहे हो और परचेज़ करते हो तो आपको 5 लाख का पेमेंट कर रहे हो, उसकी कॉस्ट आपको 5 लाख पड़ रही है, तो आप बिज़नेस में जो है उसकी एंट्री 5 लाख से करोगे, क्योंकि आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ा है, आपके लिए उसकी कॉस्ट वही पड़ी है। उसके बाद फर्दर आप उसमें टाइम टू टाइम डिप्रिसिएशन लगाओगे, वो आप जो है सब्सिक्वेंट ईयर में आप उसमें डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस करते जाओगे। बट बिजनेस में इनिशियल एंट्री जो होगी वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से होगी। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं बिजनेस में उनको रिकॉर्ड किया जाता है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है ईच बिजनेस चूज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू कंप्लीट अ साइकिल ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, एज पर फिजिकल और कैलेंडर ईयर। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके बिजनेस की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको आप डिवाइड करोगे वेरियस फाइनेंशियल ईयर्स में, सो दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर स्टडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स शोन बाय द enterprise after each segment. A year is the most common interval on account of practice, tradition, and government requirements. Some firms adopt financial year of the government, some other calendar year. मतलब कुछ फर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है उसे अडॉप्ट करती है, और कुछ जो है वो कैलेंडर ईयर को, यानी जो कि हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है,
सो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो है वो सेलेक्ट करती है, जिसके एंड पे वो अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट यानी अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करती है। अब ये बेसिक मोस्ट कॉमनली ये एनुअली ही होता है, बट जैसा भी कंपनी को सुटेबल लगे उसके बेसिस पे वो उसे कैलेंडर ईयर या फिजिकल ईयर के बेसिस पे उसे बनाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट फॉर एवरी एंट्री ऑफ रेवेन्यू recorded in the given accounting period, an equal expense entry has to be recorded for correctly calculating profit or loss in a given period. सो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी जो भी रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस जो है वो दोनों की एंट्री जो है आपको करेक्टली करनी होती है एक पर्टिकुलर जो है अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर की, ताकि आपका एट लास्ट जो है उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो वो एग्जैक्टली राइट जो है करेक्ट जो है वो कैलकुलेट हो। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एट द एंड एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर एक्रूअल इनकम एक्सेट्रा। यानी जितने भी एडजस्टमेंट है आपके, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड हो या इनकम से रिलेटेड, एक्रूअल इनकम एक्सेट्रा से रिलेटेड आपके जितने भी एडजस्टमेंट है वो सब कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर की जितने भी एडजस्टमेंट है वो आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म करना होता है, ताकि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो जो है वो आपका सही कैलकुलेट हो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है कि आपके जितने भी रेवेन्यूज़ हैं उसके साथ ही साथ आपके जितने भी एक्सपेंस हैं उनसे रिलेटेड सारी एंट्री आप उसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो है आप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है प्रॉफिट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज़ अर्न। यानी प्रॉफिट को आप तभी जो है एंट्री करोगे जब आप इसको अर्न कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जैसे कोई गुड्स या सर्विसेज जो है वो अगर आपने सपोज़ अगर आपने कोई गुड्स जो है वो सेल किए, तो जब तक आप गुड्स को डिलीवर नहीं करोगे तब तक आप उस अर्निंग को जो है, उस सेल को जो है वो उसकी एंट्री नहीं करोगे। सो जो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप प्रॉफिट को तभी जो है वो रिकॉर्ड करोगे जब आप रियल में उसे अर्न कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये सिंपली यह कहता है कि बिजनेस इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कैरी आउट इट्स कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बिज़नेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है दैट बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, इसलिए उसकी ऑब्लिगेशंस वगैरह जो है वो कैरी आउट जो है लॉन्ग टाइम तक उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। इसके अकॉर्डिंग ये है कि आप जो है रिवेन्यूज़, रिकॉर्डिंग रिवेन्यूज़ व्हेन दे आर अर्न एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव। यानी जो भी रिवेन्यू है उसको आप तब जो है नोट करोगे जब आप उसे एग्जैक्टली अर्न करोगे। ये नहीं कि जब आप उसे कैश में रिसीव करोगे तब आप उसकी एंट्री करोगे। नेक्स्ट है कि रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड नॉट व्हेन दे आर पेड। यानी एक्सपेंस के केस में आप उसकी एंट्री तब करोगे जब आप एक्सपेंस को जो है वो इनकर्ड करो, ना कि तब जब आप उसे कैश में पेड करोगे। सेम चीज़ इनकम के साथ भी है कि इनकम को भी आप एंट्री तब करोगे जब आप उसे अर्न करोगे। यानी कि जब आपने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट कर ली, आपने उसको अर्न कर लिया, तो आपको जो है उसकी एंट्री करनी है, ना कि जब आपको वो कैश में रिसीव होगा। तो ये आपका है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये ओवरऑल हो गए हमारे कॉन्सेप्ट्स। स्टार्टिंग से देखते हैं तो पहला था हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जो ओनर है और ओनर है बिजनेस का और बिजनेस एंटिटी जो है, ये दोनों जो है दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और इन दोनों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता था
कि जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट होंगे उसको एक्सप्रेस किया जाएगा मॉनेटरी टर्म में, और उस जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की जो है उन्हीं की एंट्री जो है वो अकाउंटिंग में की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके दोनों एस्पेक्ट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स वगैरह हैं उन सब को जो है उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी उनके जो रियल उनकी कॉस्ट प्राइस होगी उनके बेसिस पे उनको कंसिडर किया जाएगा, और इन फ्यूचर उसमें से अपना जो भी डिप्रिशिएशन वगैरह जो सिस्टम कंपनी जो है वो अडॉप्ट करेगी उसे माइनस किया जाएगा, बट उसकी एंट्री जो है बेसिक एंट्री जो है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी जो है वो अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो है उसको चूज़ करती है, और उसी के बेसिस पे उसी के एंड में जाके वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करती है। तो ये है, यानी पर्टिकुलर ईयर जो है उसके ईयर के एंड में जो है आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाया जाता है, ऐसा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी रेवेन्यूज़ है उनको उनके एक्सपेंस उन दोनों को जो है मैच करना है, यानी आपके रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है उन सबको उस करेंट एक ईयर के अंदर के जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड आइटम है उन सब के एडजस्टमेंट वगैरह आपको उसी साल करने हैं। साथ ही साथ एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी आपके एडजस्टमेंट जो भी है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो सब कुछ आपको उसी साल में उसी ईयर में करना है। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्रॉफिट को तभी जो है वो रिकॉग्नाइज करोगे जब आप उसको रियल में अर्न कर लोगे, यानी जब प्रॉफिट होगी तब आप उसको लिखोगे। आप खुद से एंटिसिपेट नहीं कर सकते प्रॉफिट को, ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि बिजनेस जो है ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी जितनी भी रेवेन्यूज़ है उन्हें आप तब रिकॉर्ड करोगे जब आप एग्जैक्टली उसको अर्न करोगे, ना कि तब जब आप उसको कैश में रिसीव करोगे। और सेम चीज़ एक्सपेंस के लिए भी है कि एक्सपेंस की एंट्री तब करोगे आप जब आप उसे इनकर्ड करोगे, ना कि तब जब आप उसे कैश में जो है पेड करोगे। सो ये हो गया हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? बेसिकली 4 मेन जो है वो कन्वेंशंस है जिस अकाउंटिंग के। पहला है हमारा कंजर्वेटिज्म, दूसरा है कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर और लास्ट है हमारा मैटेरियलिटी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन है हमारा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ये क्या कहता है? एज पर दिस कन्वेंशन रेवेन्यू आर गेन शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन they are realized in form of cash or assets. By this convention, profit should never be overestimate and there should always be provision for losses. बेसिकली कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में ये होता है कि आप कभी भी अपने प्रॉफिट को जो है वो ओवर एस्टिमेट करके नहीं शो करोगे। आपका कोशिश करोगे जब आप एग्जैक्टली जितना आप कैश में या एसेट्स में आप जितना भी आप गेन करते हो अपने रेवेन्यू को, आप उतना ही जो है उसको शो करोगे, ओवर एस्टिमेट नहीं करोगे। और साथ ही साथ हमेशा जो है वो लॉसेस के लिए प्रोविज़न जो है वो बना के रखोगे। तो ये आपका जो है ये हो जाता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का बेसिक यही है आपका कि आपको कभी भी अपना जो गेन है, जो प्रॉफिट है, उसको ओवर एस्टिमेट जो है वो नहीं करना है और लॉसेस के लिए हमेशा जो है आपको प्रोविज़न बना के चलना है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ये कहता है This convention requires that when a firm decided on a certain accounting policy and used for some time, it should continue to follow the same method for subsequent similar transactions. मतलब अगर आपने एक बार कोई एक पॉलिसी या कोई एक स्टैंडर्ड को आपने अडॉप्ट कर लिया और उसको कुछ टाइम आपने फॉलो किया, तो फिर आप उसको सब्सिक्वेंट जितने भी उस तरीके के इवेंट्स होंगे उन सब के लिए इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन सब के लिए आपको सेम मेथड और सेम स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना है। आप फ्रिक्वेंटली स्टैंडर्ड को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, यानी आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी होती है। एग्जांपल के लिए सपोज़ अगर आप डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो अपने फिक्स एसेट्स पे, तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट किया है तो आप इसी मेथड को ईयर आफ्टर ईयर जो है फ्यूचर में भी आप सेम मेथड लगाओगे। ये नहीं कि बीच में आपने अपना मेथड चेंज कर दिया, ऐसा आप नहीं करेंगे।
जो भी आप एक पॉलिसी या एक स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप उसको जो है फर्दर नेक्स्ट ईयर भी आप उसको फॉलो करोगे, यानी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको मेंटेन करके रखनी है बिजनेस में। नेक्स्ट आते हैं मैटरनिटी कन्वेंशन में। तो इसका मतलब ये है कि इट मीन्स ऑल द मटेरियल फैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग। अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट डेटा एंड लीव आउट द इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। यानी जितने भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होंगे, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे जो कि बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सब को जो है रिकॉर्ड करना जो है वो अकाउंटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जितनी भी इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन सब को छोड़ करके और बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है बिजनेस के लिए, उन सब को जो है वो नोट डाउन करना होता है, उसको जो है उसकी एंट्री जो है करनी होती है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोज़र कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोज़र कन्वेंशन ये कहता है कि आपकी बिज़नेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी बिज़नेस की जो एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो आपको सही से प्रिपेयर करनी है। आपको कुछ भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना, कुछ भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है तो आप उसको प्रॉफिट में शो करो, ऐसा आपको नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस शुड बी कंप्लीट, यानी उसे कंप्लीट रखना है, उसमें कुछ भी अधूरा और कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। एंड शुड रिपोर्ट एडिक्वेट इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन लिंक्ड विद द बिजनेस एंटिटी टू फुल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। यानी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो देना है। द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर मीन्स दैट ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सब को जो है वो आपको डिस्क्लोज करना होता है कंपनी के स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हो गया हमारा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तो ये ओवरऑल हमारे अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए और कन्वेंशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द WTO के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। WTO जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट किया था 1 जनवरी 1995 को, ना कि 1991 को। तो ये आपका जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। तो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है आपका WTO, स्पेशली WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका जो है वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक के पार्ट आपके ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चंस वगैरह, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है वो आज का क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। I hope you would like this video. Please do like, share and subscribe this channel. Thank you so much.